नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है मैं लूसेंट के इस समय क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले मैं 2 वीडियो 50-50 क्वेश्चन के अपलोड करवा चुका हूँ। ये लूसेंट के क्वेश्चन है और ये अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे को मैंने एक रेलवे एग्जाम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये प्रश्नों का लेवल तैयार किया है। सारे प्रश्न आपको डिटेल में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलेंगे। अगर आप यहाँ से थ्योरी भी इस एक प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन लगता है तो उसके साथ मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, ताकि आपको पूरी थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप अपना मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं और रेलवे स्टैंडर्ड को लेकर मैंने इस क्वेश्चनों को जो है तैयार किया है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा तथा सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपका समय लूंगा। जियोग्राफी, चाहे अब वो वर्ल्ड जियोग्राफी हो या फिर इंडियन जियोग्राफी हो, इसके साथ ही हिस्ट्री, आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू, इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू, पॉलिटी पीवाईक्यू, इसी प्रकार जियो पीवाईक्यू, जियोग्राफी के पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। और पिछले 2024 की पूरी करंट अफेयर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। नहीं देखा तो आप देखने की कृपा जरूर कीजिए। और चलिए बढ़ाते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जो देखिए, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था दक्षिण भारत का था। ठीक है, दक्षिण भारत का मतलब नीचे प्रायद्वीप भारत का। ठीक है, और उसकी जो साम्राज्य की नींव थी दंती दुर्ग ने रखी थी। किसने? दंती दुर्ग ने रखी थी। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। अगर आपने कभी भी दंती दुर्ग के नाम बारे में नहीं सुना होगा या फिर राष्ट्रकूट के बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं आपको इतना विस्तार यानी कि पॉइंट वाइज पॉइंट बता दूंगा कि आप आसानी से एक क्वेश्चन के साथ 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है, दांती दुर्ग को दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रश्न जो कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, दांती दुर्ग ने चालुक्य राजा कीर्तिमान द्वितीय को हराकर दक्कन में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना रखी थी। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, किसको हराकर? तो एक चालुक्य के राजा थे कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन को हराकर जो राष्ट्रकूट की साम्राज्य रखी थी, किसने? दांती दुर्ग ने, ये दांती वर्मन ने। ठीक है, दांती दुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम थे। तो कौन थे? कृष्ण प्रथम थे। और कृष्ण प्रथम का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने एलोरा का जो कैलाश मंदिर था इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी, यानी कि जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी थी, कर्नाटक के गुलबर्ग में थी। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला है, चोल शिलालेख के अनुसार धार्मिक संस्थानों को दी गई भूमि किस रूप में जानते थे? जो भूमि धार्मिक संस्थानों को दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको पल्ली छद्म के नाम से जाना जाता था। एक सही होगा। देखिए, अब इस बिंदु के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला शब्द इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिल लगवाई था इसको क्या कहा जाता था? जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी। ठीक है, जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उससे कहा जाता था। ठीक है, गैर ब्राह्मण किसानों को भूमि ये कहलाती थी। ठीक है, फिर बृहदेय किसे कहा जाता? तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि जो है बृहदेय कहलाती थी। सलभोग किसे कहा जाता था? स्कूलों के लिए रख रखाव में दी गई जो भूमि दान में दी जाती थी उसे सलभोग कहा जाता था। इसके साथ ही चोल शिलालेखों के अनुसार धार्मिक संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को तिरुना मट्टुकन्नी कहा जाता था, जो मैंने आपको बताया। तो इस चोल शिलालेख के बारे में ये प्रश्न अधिकतर यहाँ से बनते ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग इस सीरीज में हमारे 350 क्वेश्चन रहेंगे। 350 क्वेश्चन के बाद पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दी जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारत की राजधानी क्या? दिल्ली। ठीक है, लेकिन दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? पहले इसको ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था, फिर इसके बाद दिल्ली कहा जाने लगा। तो इसकी स्थापना तोमर राजवंश ने की है। किसने किया? तोमर राजवंश ने की है। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ विशेष बिंदु हैं, आप इनको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपकी तैयारी यहीं से मजबूत होने वाली है। ठीक, तोमर वंश के राजपूत शासक अंगपाल ने 8वीं शताब्दी में, कब? 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी। उस समय इसे लाल कोट के नाम से जाना जाता था, यानी कि दिल्ली का, और उस समय इसको लाल कोट के नाम से जाना जाता था। 8वीं शताब्दी में किसने स्थापना की थी? तो तोमर वंश के राजपूत शासक थे, उनका नाम था अनंगपाल। क्या नाम था? अनंगपाल। उन्होंने की थी 8वीं शताब्दी। ठीक है, तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल प्रथम थे।
कौन थे? अनंगवाल प्रथम थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान जो है भारत पर शासन किया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को हरा दिया। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, जो तोमर राजवंश थे उनको हरा दिया किसने? चौहानों ने, और उनको खदेड़ दिया। दिल्ली में लौह स्तंभ में अंगपाल का नाम लिखा है। चंद्रप्रदायी की प्रसिद्ध कृति पृथ्वीराज रासो के मुताबिक अनंगपाल ने दिल्ली में किल्ली यानी कि कील की स्थापना की थी। तो कहाँ कील की स्थापना की थी? यहीं से दिल्ली का नाम में बदलाव आना शुरू हो गया, जिसे बाद में दिल्ली दिल्ली या दिल्ली के नाम पे कहा जाने लगा। तो ये तो दिल्ली का हमारा इतिहास। अगला है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस राजा ने की थी? किस राजा के द्वारा? तो की गई थी धर्मपाल के द्वारा की गई थी। राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। याद रखें, एक हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 1950 से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया? जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है चंदेल राजवंश ने कराया था। किसने? चंदेल राजवंश के द्वारा ये करवाया गया था। अगला है, जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो किसका? तो ये सूरजमल का। किसका बन गया था? सूरजमल का बन गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो लगभग 10 वर्षों तक चला उसमें से अंतगोत्ता किसे सफलता मिली? यानी कि देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहा जाता है? सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो त्रिपक्षीय यानी कि 3 लोग मिलके, कौन कौन 3 लोग थे? पाल थे, गुज्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। ये तीनों मिलके एक के लिए लड़ाई कर रहे थे, उसका नाम था कन्नौज। ठीक है, तो त्रिपक्षी कहा जाता था। यहाँ से एक प्रश्न ये देखने को मिलता है कि जो त्रिपक्षी संघर्ष था वो किसके लिए संघर्ष था? कहाँ, मतलब किस जगह के लिए संघर्ष था, किसके लिए संघर्ष था? तो कन्नौज के लिए संघर्ष था। ठीक है, तो उसमें से गुज्जर थे एक, दूसरे थे प्रतिहार थे, तीसरे राष्ट्रकूट थे। ये क्या संघर्ष कर रहे थे? ठीक है, अब फिर इसके बाद इनको बाद में सफलता किसे मिल गई? तो बाद में सफलता जो प्रतिहारों को मिली थी, किनको मिली थी? इनको मिली थी, गुज्जर प्रतिहार को मिली थी। ये दोनों हार गए थे, तो यानी कि कन्नौज पे इनका अधिकार हो गया था। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के से आपको कुछ चीजें जो रह गई हैं क्लियर हो जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को जीत मिली थी, जो मैंने आपको बताया प्रतिहारों को जीत मिली थी। ठीक है, और ये कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तीनों लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। ठीक है, तो किसको? प्रतिहारों को क्या मिली? जीत मिली थी। यह संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच हुआ था। तो मैंने आपको बताया, पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट, तीनों के लिए हुआ था। और किसके लिए होते? कन्नौज की नियंत्रण के लिए हुआ था। ठीक है, इस संघर्ष में दक्षिण में राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल वंश और मालवा शासन करने वाले गुज्जर प्रतिहार थे। ठीक है, इस संघर्ष को त्रिपक्षी के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में राजपूताना राज्यों के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 जो हमारा 9वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि जो नौ सैनिक शक्ति थी, कौन प्रसिद्ध थे? चोल थे। याद रखिएगा, दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट झील है पिछोला झील, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पिछोला झील तो ये महाराजा लाखा के शासनकाल में हुआ था। एक महाराजा लाखा थे, उनके शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न देखिए देखने को बनते हैं। ये सारे प्रश्न जो PYQ में से संकलन करके लाया हूँ, एक एक चुनिंदा प्रश्न आपको इस पूरी सीरीज में करवाऊंगा, जो कि आपको कोई पेड कोर्स में भी बताएगा नहीं। ठीक है, देखिए, पिछोला झील का निर्माण 1362 ईस्वी में परमार राजपूतों के महाराणा लाखा के शासनकाल में करवाया था। तो कब कराया गया था? 1362 में। कौन थे? परमार राजपूत के शासक थे, उनका नाम था महाराणा लाखा। पिछोला झील क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ये झील है, ये उदयपुर की सबसे पुरानी झील है और सबसे बड़ी झील है। जो उदयपुर, राजस्थान का जो उदयपुर शहर है, ये पिछोला झील के किनारे ही बसा है, इसलिए ये झील इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला पॉइंट ये है, ये झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। यानी कि एक बंजारे ने राजा लाखा सिंह से कहा था कि महाराज यहाँ पानी की जरूरत है, तो झील का निर्माण करवाइए। इस झील का नाम गांव के पास एक गांव है जिसका नाम है पिछोली, उसी के नाम पर पड़ा है। तो जो जो मैंने चीज आपको बताई यहाँ से जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयपुर शहर किस झील के किनारे है, तो पिछोला झील याद रखिएगा। कौन सा रास हो
राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकूट से संबंधित है। तो कौन से संबंधित है ये आपको बताना है। 112वें का हमारा सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो चंद्र बरदाई ने लिखा था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो राजपूत थे उनका जो वो कहाँ से आए हैं, तो कह रहे थे कि वो यज्ञ से उत्पन्न हुए, इन्हीं के बारे में बताया गया। देखिए चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से जोड़ा गया है। कह रहे थे कोई अग्निकुंड से निकले हैं, ठीक है। इस रासो के मुताबिक राजपूतों के पूर्वज माउंट आबू के गुरु शिखर में ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से बने थे। कह रहे थे कि जो माउंट आबू के शिखर पे जो गुरु ऋषि वशिष्ठ थे वो यज्ञ कर रहे थे, तो जो इनके पूर्वज से राजपूतों के तो वहीं से निकले थे। इस सिद्धांत को अग्निकुला सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, अग्निकुला सिद्धांत किसे कहा जाता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस सिद्धांत के मुताबिक राजपूतों के पूर्वजों का जन्म माउंट आबू में हुआ था। अग्निकुला सिद्धांत के मुताबिक अग्निकुंड से निकले 4 राजपूत वंश हैं। एक चल्लू को कहते हैं, प्रतिहार है, चौहान और परमार है, इनको कहा जाता है। अगला है अकबर के 1667 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। तो मेवाड़ का शासक कौन था, देखिए अकबर ने 1567 में एक अभियान किया था, ठीक है। तो मेवाड़ के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो उस समय पूछ रहा है कि उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो ठीक है। तो उस समय जो मेवाड़ के शासक थे वो राजा राणा उदय सिंह थे। कौन थे, राणा उदय सिंह थे। दो दो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राणा उदय सिंह ने साल 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। तो मैंने आपको बताया ना पिछोला झील के किनारे कौन सा शहर है, तो उदयपुर है। तो उदयपुर की स्थापना किसने की थी, तो राणा उदय सिंह ने किया था, ठीक है। और उन्होंने उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया था। देखिए साल, अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए कि चित्तौड़गढ़ में हमला क्या हुआ था। चित्तौड़गढ़ में जो है अकबर ने आक्रमण किया था, इससे संबंधित कुछ चीजें पढ़ लीजिए। देखिए साल 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, तब मेवाड़ का राजा शासक कौन थे, तो शासक थे राणा उदय सिंह द्वितीय थे, ठीक है। राणा उदय सिंह मेवाड़ राजवंश के 12वें शासक थे। उनका शासनकाल 1522 से 1572 तक था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगला बिंदु है साल। अब देखिए अकबर के चित्तौड़गढ़ के हमले के बारे में कुछ जानकारी है। साल 1567 में सम्राट अकबर ने अपने 5000 सैनिकों के साथ 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ पे हमले पर किया, चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया, ठीक है। इस हमले में जो मुगल थे 8000 से ज्यादा राजपूतों को मार डाला और चित्तौड़गढ़ पर जीत हासिल की। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 20 अक्टूबर 1567 से 23 फरवरी 1568 तक चली। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल के नेतृत्व वाले 8000 राजपूतों को 40,000 किसानों की घेरबंदी कर ली। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण। ठीक, अगला है खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था। तो कौन नहीं लड़ रहा था, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूरमल। कौन नहीं लड़ रहे थे, सूरमल नहीं लड़ गए थे, याद रखिएगा एक, ठीक है। अब अगला है यह युद्ध, यानी कि खानों का युद्ध कब हुआ था, तो यह युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा स्थान पर लड़ा गया था। अगला है पृथ्वीराज चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कौन सा कथन क्या है, सही कह रहा है, कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ना तो पहला कथन सही है, ना ही दूसरा कथन सही है। तो 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनाई। तो अधीन दिल्ली को सबसे पहले राजधानी जो किस शासक ने बनाई, तो तोमर राजपूत। मैंने आपको बताया तोमर राजपूत, जो तोमर राजवंश था, इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की थी। ढिल्ली किसके नाम से, ढिल्ली ढिल्लिका के नाम से, दिल्ली के नाम से, इसके बाद जो दिल्ली हो गया। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शहर त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतियोगियों के कब्जे में होना चाहता था। तो कौन सा, मैंने आप सबको बताया था कि एक जगह थी, ठीक है। और ये 3 जो राजवंश थे इस जगह के लिए लड़ रहे थे। ये क्या कौन सी जगह थी, कन्नौज जगह थी। तो वही कह रहा है शहर त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतिभागियों को बताता है। तो ये था कन्नौज था। क्या कन्नौज था, एक हमारा इसका सही उत्तर होगा। इसका विस्तार में पहले मैं थोड़ी सी बता चुका हूँ, शुरू के क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या है इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 108 में बताया है, तो आप 108 में जाके देख लीजिएगा। अगला है जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के महान दरबारी कवि थे। तो ये लक्ष्मण सेन के थे।
अब जयदेव का आपको नाम बहुत याद रखना है, क्योंकि इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। क्या लिखा है? गीत गोविंद लिखी है। तो देखिए, जयदेव सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव संस्कृति के महाकाव्य कवि थे। उन्होंने गीत गोविंद और रति मंजरी जैसी रचनाएं की। तो जयदेव ने दो किताबें लिखी हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है गीत गोविंद, एक का नाम है रति मंजरी। ठीक है। जयदेव की रचना गीत गोविंद को श्रीमद् भागवत के बाद राधा कृष्ण लीला की अद्भुत साहित्य रचना मानी जाती है। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध में लड़ा गया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध कब में लड़ा गया था? तो 1191 में लड़ा गया था। ठीक है। अब युद्ध युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले ये युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो जो पृथ्वीराज चौहान थे और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे ये जीत गए थे, और मोहम्मद गौरी जो है घायल होकर भग गया था इस युद्ध से। उसने अपने बदला लेने की तैयारी फिर ठान ली, और फिर एक साल ही बाद यानी कि 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, और उस युद्ध में उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। ठीक है। तो इतना सारा जो था। अगला है, कन्नौज के राजा तथा गढ़वाल राजवंश से संबंधित थे। ये अंतिम राजपूताना राजा थे जो चंदाौर की लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किए गए थे। तो कन्नौज के राजा था। तो कौन कन्नौज का राजा थे? यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया गया है, इसी को आप फिलिंग्स ब्लैंक्स को आपको भरना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जयचंद थे। याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पांड्य राजा जलित, परंतक और नेन्दुजयन के नाम से जाना जाता था? तो कौन से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा वरगुण फर्स्ट, एक हमारा इसका सही उत्तर होगा। देखिए, वरगुण फर्स्ट यानी कि वरगुण प्रथम जो था पांडवंश का राजा था। अगर आपने नाम नहीं सुना तो याद रखिए, पांडवंश का राजा था, जिसे जटिल परांतक के नाम से जाना जाता था। वह राज सिंह प्रथम के बाद राजा बना था। वर्गों प्रथम ने कावेरी नदी के दक्षिण भाग के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वर्गुण प्रथम ने सलेम और कोयम्बटूर में भी अपना राज्य जमा लिया था। वर्गुण प्रथम ने पंडित वत्सल की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है। तो ये था इनके बारे में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य रूप से चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? तो यहाँ से सही उत्तर होगा केरल। कौन सा? केरल। चार हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? जो कुर्रम एक शब्द था, उसको क्या कहा जाता था चोल सम्राट में? तो उसको जो है गांव का समूह जो कुर्रम कहा जाता था। देखिए, चोल प्रशासन की अहम अन्य इकाइयां, महत्वपूर्ण जो शब्द थे इनको आपको जानना जरूरी है। तो पहला शब्द है मंडपम, मंडलम। ये मंडलम किसे कहा जाता था? तो सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग था। यह एक प्रांत के बराबर होता था, उसे मंडलम कहा जाता था। ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये लेकर आया हूँ। ठीक है। एक दूसरा कहा था कोट्टम। कोट्टम किसे कहा जाता? तो मंडलम के भीतर एक विभाग था, ये आधुनिक समय के आयुक्त मंडल जैसा था। तो देखिए, सबसे बड़ा विभाग था क्या था? ये मान लीजिए क्या था? ये मंडलम है। उसी के भीतर एक विभाग था, उसे कहा जाता कोट्टम। ठीक है। फिर इसके बाद नाडु। तो कोट्टम के भीतर, इसी के भीतर एक, इसी के भीतर ये, इसी के भीतर एक छोटी प्रशासनिक है जिसे जिले के बराबर था। ठीक है। तो आप इसे जिला भी कह सकते हैं। और इसके बाद वरनाडु। तो कई कुर्रम मिला के वरनाडु बनते थे। ठीक है। कई जो गांव थे, ग्राम पंचायत थे, तो वरनाडु बनते थे। और गांव को और कहा जाता था एक स्वदेशी जो है स्वशासी इकाई थी। महासभा गांव के स्थानीय स्तर पर कार्यों की देख रेख के लिए महासभा थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, शब्दावली थी, जिनको आपको याद रखना है। अगला है, पांड्यों की राजधानी क्या थी? जो पांड्य थे उनकी राजधानी क्या थी? तो मदुरै थी। आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए, पांड्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज है, इसकी निर्माण किसने किया, इसकी स्थापना किसने की, मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, कोरकाई को पांड्य वंश का संस्थापक माना जाता है। कई जो प्रकार यहाँ से प्रश्न बनता है कि पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कोरकाई। आप 2-3 बार बोल लीजिए कोरकाई कोरकाई, तो आपको याद हो जाएगा। ये प्राचीन तमिल राजवंश था। कौन सा? तमिल राजवंश था। पाट साम्राज्य की स्थापना 3 प्रसिद्ध तमिल भाइयों में से एक पांड्यन ने की थी, ऐसा एक पौराणिक कथा के मुताबिक है। अगला है, कंडूगोन को पांडु वंश का पहला राजा माना जाता है। तो पहला राजा किसको? तो कंडूगोन को माना जाता है। उन्होंने 590 ईस्वी के आसपास कलभंगरों को हराकर पांडु वंश के राज्य की स्थापना की थी। अगला है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक
राज राजा प्रथम ईसवी में राजा बना था, तो किस ईसवी में बना था? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो 950 ईस्वी में। अगला है, चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। तो चोल वंश के जो मुताबिक है, जो वह मंदिर, वह भूमि यानी कि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती, उसको क्या कहा जाता था? उसको जो है तिरुना मट्टू कन्नी कहा जाता है। 2-3 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। वो मंदिर, यहाँ से मंदिर, मट्टू कन्नी, कन्नी मंदिर, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 विजयालय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला है, राजवंश के सिक्कों के पृष्ठ पर मछली का चिन्ह अंकित है, तो किसके, ये कौन सा वंश था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पांडव वंश था। ये पांडव वंश के बारे में मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई। अगला है, चेरा राजवंश का शाही प्रतीक क्या था? तो चेरा राजवंश था, उसका जो शाही प्रतीक था, तो यहाँ से धनुष और बाण था, याद रखिएगा। देखिए, चेरा राजवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेरा राजवंश के संस्थापक उथियन चेरल अथान थे। एक बार बोल लीजिए, उथियन चेरल अथान थे। तो चेरल जो है राजवंश के संस्थापक। चेर वंश की राजधानी वंजी या करूर थी। चेर राजवंश शासक अपने आभूषण और मसाले के लिए, व्यापार के लिए जाने जाते थे। चेर वंश का शाही प्रतीक धनुष और बाण था। चेर राजवंश संगम युग के दौरान दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में के राजवंशों का सही क्रम क्या है? यानी कि सही क्रम क्या है? दिल्ली, देखिए, दिल्ली शासन में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? 5 राजवंशों ने। और सबसे बड़ा जो अंतिम राजवंश था, लोधी वंश था, क्योंकि 1526 में क्या किया था? बाबर आया था, इब्राहिम लोधी को हराया था। वहीं से दिल्ली सल्तनत जो है, गुलाम वंश था, वो वहां से, तो माफ कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश थे वहां से खत्म हो गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लोधी वंश था, तो सबसे एक में आना चाहिए लोधी वंश। और इसमें सबसे एक में 2 ऑप्शन में देखिए, इसमें भी है, एक में है लोधी वंश। इसके बाद आपको देखना है कि इसके बाद कौन सा वंश आया था। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें, तो इसके बाद आया था हमारा, इसके बाद आया था लोधी वंश, हो गया। इसके बाद सबसे पहले था खिलजी वंश, तो यहाँ से खिलजी, तो 3 सबसे पहले होगा, 1 लास्ट में होगा, 3 पहले 1 लास्ट, तो ये 30 से हमारा सही उत्तर होगा। यानी कि सबसे पहले खिलजी वंश आया था। ठीक है, कुल 5 वंश थे, इसमें 3 ही दिए गए, 3 को ही अरेंज करना है आपको। ठीक है, फिर तुगलक था, फिर लोधी था, ऐसे याद रखना है। फिर मैं आपको 5 राजवंश बताता हूँ। ठीक है, सर में यहाँ पे क्या लगाना भूल गया, माफ कीजिएगा। अगला है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खतौली की लड़ाई राणा सांगा और के बीच लड़ी गई थी। तो राणा सांगा और किसके बीच लड़ी गई थी? तो खतौली की जो लड़ाई है, राणा सांगा और लोधी के बीच लड़ी गई, इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी। देखिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, तो खतौली की लड़ाई 1517 में इब्राहिम लोधी ने के लोधी साम्राज्य और मेवाड़ के राजा महाराणा राणा सांग के बीच हुई थी, जिस दौरान मेवाड़ की विजय हुई थी, और यहाँ जो लोधी हार गया था। अगला है, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया था 1202 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था? काजी का मतलब उस समय न्यायाधीश होता था, तो नियुक्त किया था। तो किसने किया था इब्न बतूता को? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। अगला है, सिंचाई हेतु किस सुल्तान ने 3 से अधिक नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो दिए गए गुलाम वंश का कौन सा शासक नहीं था? मुबारक शाह जो गुलाम वंश का शासक नहीं था। अगला है, वर्ष 1290 से 1320 के बीच दिल्ली पर किस राजवंश का शासक था? ठीक है, 1290 से 1320 तक, तो किस राजवंश का शासक था? ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 खिलजी राजवंश का शासक। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लगाया था मैंने। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में अब तक शासन करने वाले सभी सुल्तानों की सूची निम्नलिखित है, जो कि 1206 से 1526 तक शासन कर रहे हैं। 1526 में क्यों? क्योंकि 1526 में बाबर आया था, वहां से मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आया था गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, सुन लीजिए मेरी बातें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ।
तो सबसे पहले आया था गुलाम वंश, और जो गुलाम वंश की स्थापना की थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश कौन सा था, तो गुलाम वंश था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था इसकी स्थापना, यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपको आराम शाह के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बाद इल्तुतमिश, ये जरूरी है। ठीक है, इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती है। तो भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। 1236 से 1240 तक इसका क्या था, शासनकाल था। इसके बाद चालीसा सरदार थे, इसको खत्म कर दिए थे मिलकर। ठीक है, महबूब मसूद शाह था, नसरुद्दीन महमूद था, इसके बाद गयासुद्दीन बलवन था, और कैकूबाद था। तो अगर पूछा जाए गुलाम वंश का अंतिम शासक तो कैकूबाद था। ठीक है, फिर कैकूबाद की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, और यहीं से फिर खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। और खिलजी वंश कब से कब तक रहता है, तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है, फिर कुतुब मुबारक शाह आता है, फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह आता है। इसी के बाद ही अंतिम शासक रहता है, इसकी मृत्यु यानी कि इसको हरा दिया जाता है। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक था तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इंपॉर्टेंट नाम है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने नहरों का निर्माण करवाया, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया। फिर गयासुद्दीन तुगलक है, फिर अबू बकर शाह है, नसरुद्दीन महमूद है, और नसरुद्दीन मोहम्मद है। ठीक है, इसके बाद आता है सैयद वंश। क्या था, सैयद वंश 1414 से 1451 तक सैयद वंश था। ठीक है, सैयद वंश का स्थापक खिज्र खान था, फिर मुबारक शाह था, मोहम्मद शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, इसके बाद आता है लोधी वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश लोधी वंश था। इसकी स्थापना 1451 से 1526 तक, यानी कि 1526 तक चला। इसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, बहलोल लोधी के द्वारा की गई। फिर सिकंदर लोधी आया, फिर इब्राहिम लोधी 1526, 1517 से 1526। ठीक है, फिर ये आया। ठीक है, अब जो 1526 में आया तो 1526 में ही क्या था, बाबर आता है इधर। ठीक है, बाबर आता है और लोधी को हरा देता है। ठीक है, तो वहीं पर क्या होता है, खत्म हो जाता है, लोधी वंश समाप्त हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश थे ये भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहीं से फिर मुगल की स्थापना हो जाती है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है भारत के अंदर। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश है ना, ये पूरे दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था लड़ते हुए, तो ये लोधी ही था, इसको बाबर ने मार दिया था। ये जो प्रश्न थे ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, आपको याद रखनी चाहिए। अगला है, उनकी दयालुता के लिए निम्नलिखित में से किस सम्राट को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी, आप लोगों में से पता भी होगा जो तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो लाख बख्श की उपाधि जो ऐबक को दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, एक हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी दयालुता के लिए लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और अंतिम गुलाम वंश के अंतिम जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान, तो मैंने आपको बताया ना, ये चीज अब मैंने आप बताया ना आपको। देखिए, दिल्ली जो गुलाम वंश यानी कि ममलूक वंश था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की, और ये पहले शासक भी थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक अफगानिस्तान के गौर शासक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। देखिए मोहम्मद गौरी यहाँ था, इसके बाद कुछ उसके 4, जैसे यल्दाउज हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, और दो और नाम थे। ठीक है, तो वो क्या अपने यहाँ पर गुलाम छोड़ गया, तो इसी गुलामों ने यहीं पर स्थापना करना शुरू कर दिया। उन्होंने महरौली दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद का निर्माण भी किया था। बहुत पूछा जाता भारत में पहली मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो इसी ने किया था, ऐबक ने किया था। याद रखिएगा, कहाँ, महरौली दिल्ली में। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और 1210 में पोलो यानी घोड़े से पोलो खेल रहा था, तो घोड़ों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी ऐबक की। अगला है, सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी। जो सिजदा और पैबोस है, इसकी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये बलवन के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो दो हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिजदा और पैबोस है क्या, तो सिजदा का मतलब होता है कि राजा के सामने पूरा झुक जाना या लेट जाना, और पैबोस का मतलब होता है कि उसके पैरों को चूमना, यानी कि उस धरती को चूमना। जब लोगों ने मना किया कि भाई हम सिर्फ ईश्वर के सामने ऐसा करेंगे, तो उनको मरवा देता था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने गोल गुम्बज का निर्माण किया था। गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था,
तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर नहीं, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद आदिल शाह ने किया था, याद रखिएगा। 3 हमारा एकदम सही उत्तर होगा। देखिए गोल गुम्बज के बारे में महत्वपूर्ण, देखिए गोल गुम्बज का निर्माण बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के यगूत ने करवाया था। यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण 1626 में शुरू हुआ था और साल 1656 में पूरा हुआ था। इस स्मारक की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अगर आप अंदर जाते हैं, इसमें कुछ भी पुकारते हैं तो वह ध्वनि 7 बार गूंजती है। कितनी बार? 7 टाइम, यानी कि 7 बार वह ध्वनि गूंजती है। यानी कि जो आप चित्र में देख रहे हैं, अगर आप गोल गुम्बद है, आप अंदर जाएंगे, आप किसी का भी नाम पुकारेंगे, अपने दोस्त का किसी का भी नाम पुकारेंगे तो वो आवाज़ जो 7 बार गूंजेगी, यही जो है इसको विशेष बनाती है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जो जिला था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, इसका अगर वर्णन करता हूँ तो इसको क्या कहा जाता है? नाडू कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, नाडू। अगला है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का सही क्रम क्या है? क्योंकि प्रमुख राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराधोबी। तो यहाँ से उत्तर होगा 2। अगला है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य जो था उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 अलाउद्दीन बहमन शाह था, याद रखिएगा। अगला, बहमनी साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण बात का जानकारी। बहमनी साम्राज्य आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यह दक्कन का एक इस्लामी राज था। ठीक है, इसकी राजधानी पहले गुलबर्गा थी, बाद में क्या हो गई थी? तो बीदर हो गई थी। यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला है, इस साम्राज्य में कृष्णा नदी तक पूरा दक्कन क्षेत्र शामिल था। ठीक है, इस साम्राज्य का प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, इसका क्या था? प्रतिद्वंदी था, कंपटीटर था। ठीक है, साल 1518 में इसका विघटन हो गया। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। इसके विघटन के बाद गोलकुंडा, विजयपुर, बीदर, विरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ। तो बहमनी साम्राज्य 1518 में नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, विलय हो गया और विघटन के बाद यानी कि उसका इस तरह के कुछ जो मैंने आपको बताया ना, विजयपुर, विदर, विरार, अहमदनगर जैसे राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। इन 5 को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाने लगा। अगला है, किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दी जाने वाली उपाधि नाम अष्टदिग्गज था? तो ये श्री कृष्णदेव राय थे, याद रखिएगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये आपको बहुत पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ये थे कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? किसके शासनकाल के दौरान? तो ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेव राय के शासन के काल के दौरान बनवाया गया था। अगला है, विदेशी यात्रियों में से कौन देवे राय के समय विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो कौन किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 फरनाओ नुनिज, 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम पदाधिकारी अय्यर अनुदान से संबंधित थे? तो कितने थे? तो ऑप्शन नंबर 1 12 थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत की राजधानी थी? तो बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर 3 गुलबर्ग थी, याद रखिए। कौन सी? गुलबर्ग थी। मैंने आपको बताया ना, पहले गुलबर्गा थी, फिर इसके बाद क्या हो गई थी? बीदर हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से बीदर नहीं दिया है तो गुलबर्गा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, अब आपके लिए कुछ प्रश्न है। यहाँ से मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए इस वीडियो। आपके लिए प्रश्न है, पांड्यों की राजधानी क्या थी? ये आपको बताना है। आपको बताना है पांड्यों की राजधानी क्या थी। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सारे प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आपको वीडियो कैसी लगती है? जो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ये सब जो मैं लेकर आता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो प्लीज़ कोई एक लोग आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके सभी फीडबैक का आपका हृदय से स्वागत होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।